हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम विभूषिता मिश्रा। आज मैं आपको अरस्तू के दास प्रथा संबंधी विचार की विशेषताएं, प्रकार और आलोचना के बारे में बताऊंगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अरस्तू के दास प्रथा संबंधी विचार। उनके दास प्रथा संबंधी विचार क्या क्या थे, उन्होंने दासों के बारे में क्या क्या बताया, इसमें हम आपको बताएंगे। यूनानी जगत में दास प्रथा सामाजिक जीवन का आवश्यक अंग थी। घरेलू तथा श्रम संबंधी कार्य दास द्वारा ही किए जाते थे। अरस्तू ने बताया कि जो यूनानी जगत में जो सामाजिक जीवन था वह दास प्रथा का एक महत्वपूर्ण अंग था, और जो घरेलू कार्य किए जाते थे, कृषि संबंधी कार्य किए जाते थे, वो सब दासों के द्वारा ही किए जाते थे। अरस्तू के दास प्रथा संबंधी विचार उसके रूढ़िवादिता को दर्शाते हैं, क्योंकि उसने दास प्रथा का समर्थन किया है। अरस्तू ने दास प्रथा का समर्थन किया है और वह रूढ़िवादी साबित होता है। कुछ लोगों ने मानवता के आधार पर दास प्रथा का विरोध किया, जैसे एंटीफोन सोफिस्ट। इन्होंने दास प्रथा का विरोध किया। दासता प्राकृतिक न होकर परंपरागत है और मानवीय समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है। सोफिस्ट ने कहा है कि एंटीफोन ने कहा है कि दासता प्राकृतिक नहीं होती है, वह परंपरागत होती है और यह मानवीय समानता के सिद्धांत के विरुद्ध होती है। अरस्तू के अनुसार दास प्रथा न्यायोचित है। संपत्ति की तरह ही दास भी। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, सजीव संपत्ति, निर्जीव संपत्ति। सजीव संपत्ति जो है दास है, उन्होंने दास को संपत्ति बताया है। निर्जीव संपत्ति में भूमि, घर, अचल संपत्ति होती है। और सजीव संपत्ति दास को क्या कहा जाता है, इसमें देखेंगे हम। पारिवारिक संपत्ति सदस्य परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक होती है। अरस्तू द्वारा दासता का समर्थन के आधार क्या क्या है, हम देखेंगे। दासता प्राकृतिक होती है। अरस्तू ने कहा है कि दासता जो है वो प्राकृतिक होती है। प्रकृति ने ही मनुष्य में विभेद किया है। बुद्धि, योग्यता, क्षमता, गुण। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, आज्ञा करने और आज्ञा मानने का गुण। आज्ञा करने, शासन करने, जो स्वामी वो शासन करता है और आज्ञा दास को देता है। स्वामी वह होता है जो बौद्धिक बल की अधिकता रखता है, दास वह होता है जो शारीरिक बल की प्रधानता रखता है। अरस्तू के अनुसार प्रकृति स्वतंत्र पुरुष और दास के शरीरों में भेद करती है। दास के शरीर को सेवा भाव के लिए बलवान बनाती है तथा स्वतंत्र पुरुष या स्वामी के शरीर को सीधा तथा सरल मानती है। दोनों पक्षों के लिए लाभकारी। स्वामी तथा दास दोनों पक्षों के लिए लाभकारी होता है। स्वामी शासन, नैतिक तथा बौद्धिक विकास के लिए समय, विश्राम और विवेक शून्य जो और निबुद्धि होता है वह है। दासों का विकास संयमी और विवेकपूर्ण, स्वामी के सांत्वन्य होता है। दासता नैतिक होती है। स्वामी और दासों के नैतिक स्तर में अंतर होता है। नैतिक दासों के विकास के लिए जरूरी होता है। स्वामी दासों के प्रति दयालु तथा स्नेही। दास स्वामी की आज्ञा का पालन। स्वामी के साधीन्य में रहकर ही दास के नैतिक विकास और व्यक्तित्व का विकास संभव है। दासता के प्रकार देखेंगे। दासता कितने प्रकार की होती है, तो दासता दो प्रकार की होती है, स्वाभाविक दासता और वैधानिक दासता। जन्म से मंदबुद्धि, अकुशल और अयोग्य स्वाभाविक दास होता है। पराजित या युद्धबंदी कानूनी वैधानिक दासता होता है। अरस्तू के दासता के बुद्ध के कुछ मानवीय पक्ष होते हैं जो हम देखेंगे। दासों के प्रति उदारता का व्यवहार। स्वामी दास के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध का पक्ष घर। दासों की संख्या बढ़ाने के पक्ष में नहीं। दासों को मुक्ति के अवसर मिलने चाहिए। अरस्तू के दासता सिद्धांत के जो दो से आलोचना है वो हम देखेंगे। पहला है संपूर्ण मानव समुदाय को गुण व योग्यता के आधार पर दो वर्गों में विभाजित कर देना। दूसरा है अरस्तू के तर्क में स्वामी और दास का निर्धारण करने का कोई उचित मापदंड नहीं है। दास प्रथा को प्राकृतिक नहीं माना जा सकता, मानवीय गरिमा तथा समानता की अवहेलना है। दासता सिद्धांत में अनेक विरोधाभास है। दासता को प्राकृतिक भी मानना तथा उससे मुक्ति की बात भी। स्वतंत्रता और समानता के मानवीय सिद्धांतों पर चोट। जातिगत अहंकार की भावना, जब वह कहता है कि यूनानियों को दास नहीं बनाया जा सकता। अरस्तू के विचार अवैज्ञानिक मनुष्यों पर पशुओं के उदाहरण थोपना है। हास्यास्पद व न समझने वाली बात है।
अरस्तु जैसा विचारक भी दास प्रथा जैसे पूर्वाग्रह से ग्रस्त पक्ष में यही कि उसने दास प्रथा में सुधार के प्रयास किए तथा कुरदास प्रथा के स्थान पर उसे मानवीय आधार देने का प्रयास किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।